नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर विधानसभा पर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन और क्राइम बेरोजगारी का उठाया मुद्दा, जिसके बाद जबरदस्त घिर गई है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसी के साथ दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा मध्य प्रदेश का, जहां पर कन्यादान योजना पर सियासत तेज हो गई है। शिवराज के मंत्री बोले कि 51,000 रुपये देना बहुत ज़्यादा है, और आपको बता दें कि इस योजना के बाद अब उपचुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कमलनाथ ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र, कहा और किसानों को लेकर उठा दी है बड़ी मांग। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगेगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए, और कमेंट में हमें बताइए कि क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी होगी, हाँ या ना में। आप हमें अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा पर सपा का प्रदर्शन, क्राइम बेरोजगारी का उठाया मुद्दा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है। कानून व्यवस्था के सवाल पर समाजवादी पार्टी आज विधानसभा पर प्रदर्शन कर रही है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की अगुवाई में विधायक और विधान परिषद सदस्य प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों ने हाथों में तख्तियां ली हैं। प्रदर्शन कर रहे समाजवादियों का आरोप है कि बीजेपी सरकार कोरोना की आड़ में लूटपाट कर रही है। पूरे प्रदेश में जंगलराज चरम पर है। हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, वह घर पर बैठे हैं। सपा ने योगी सरकार को रोजगार विनाशक सरकार बताया। वहीं सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि यूपी में सरकार नहीं, गुंडों का राज है। कोरोना से यूपी बेहाल है। भाजपा का विकास मॉडल झूठा है। भाजपा ने जनता को सिर्फ लूटा है। भ्रष्टाचार अत्याचार अपने चरम पर है। उन्होंने पूछा कि प्रदेश के युवाओं को कब रोजगार मिलेगा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि विधानसभा का ये सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। सरकार को कोरोना, बेकारी, बेरोजगारी, जातीय उत्पीड़न व बेहाल कानून व्यवस्था के मोर्चे पर विपक्ष के साथ अपने लोगों के सवालों का भी जवाब देना होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के एनकाउंटर पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा सरकार की ठोको नीति सुलह के स्थान पर आंतरिक कलह का कारण बन गई है। करते हैं अगली खबर की तरफ। कन्यादान योजना पर सियासत तेज, शिवराज के मंत्री बोले 51,000 बहुत ज्यादा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में अब मुख्यमंत्री विवाह निकाह योजना पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल शिवराज सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री ने कहा है कि इस योजना के तहत दी जा रही 51,000 रुपए की राशि बहुत ज्यादा है। मंत्री के इस बयान के बाद कमलनाथ समेत पूरी कांग्रेस पार्टी शिवराज सरकार पर हमलावर हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सबसे पसंदीदा योजनाओं में से एक है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इस महत्वपूर्ण योजना के तहत मध्य प्रदेश के निर्धन और कमजोर परिवारों के बच्चों का सामूहिक विवाह और निकाह करवाया जाता है। पिछली शिवराज सरकार में इस योजना के तहत 28,000 रुपए की राशि दी जाती थी, लेकिन कमलनाथ सरकार ने इसमें बढ़ोतरी करते हुए राशि को 51,000 रुपए कर दिया था। शिवराज सरकार के मंत्री प्रेम सिंह पटेल को यही 51,000 रुपए की राशि अब ज्यादा लग रही है। आज तक से बात करते हुए सामाजिक न्याय मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा कि 51,000 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। हम जनता को गुमराह करने वाले लोग नहीं हैं। हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन शादियां नहीं रुकेंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कमलनाथ ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र, किसानों को लेकर की यह मांग। जी हां दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नष्ट सोयाबीन फसलों का तत्काल सर्वे करवाकर किसानों को राहत राशि देने की मांग की है। उन्होंने सीएम शिवराज को पत्र के माध्यम से मांग करते हुए कहा है कि यह सही वक्त है जब कांग्रेस द्वारा की गई कर्ज माफी की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए, ताकि किसानों के नुकसान की पूरी भरपाई हो सके। कमलनाथ ने अपने पत्र में कहा कि सीहोर, देवास, हरदा, होशंगाबाद सहित प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक जिलों में पीला मोजेक रोग एवं तना छेदक मक्खी के कारण किसानों की सोयाबीन की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। इसके कारण किसान जिन्होंने कर्ज लेकर सोयाबीन की फसल उगाई थी, उनके सामने संकट खड़ा हो गया है। यह संकट इसलिए भी अधिक गंभीर है क्योंकि हमारे प्रदेश के किसान कोरोना महामारी के काल में उपज की बिक्री न होने और फसल का उचित मूल्य न मिल पाने से पहले से ही परेशान था। उन्होंने कहा कि किसानों का हितैषी बनने का दावा करने वाली भाजपा सरकार ने विकट परिस्थितियों में भी अब तक किसानों को कोई राहत प्रदान नहीं की है, न ही इस दिशा में कोई प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने सीएम शिवराज को पूर्व की घोषणा की याद दिलाते हुए कहा कि इसके पूर्व भी मुख्यमंत्री ने उड़द एवं मूंग को भी समर्थन मूल्य कर खरीदी करने की घोषणा की थी, लेकिन आदतनुसार यह घोषणा भी पूरी नहीं की गई। समय पर मक्का खरीदी न होने के कारण मक्का किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ भी नहीं मिल पाया। स्पष्ट है कि भाजपा सरकार की नीयत और नीति किसानों के प्रति असंवेदनशील है। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों के कर्ज माफ करने के लिए शुरू की गई जय किसान फसल ऋण माफी योजना भी भाजपा ने सरकार
सरकार में आने के बाद बंद कर दी। उन्होंने कहा कि इस संकट के समय में सरकार को चाहिए कि वह कर्ज माफी की प्रक्रिया फिर से शुरू करें और जून 2020 से शुरू होने वाले तीसरे चरण के कर्ज माफी की प्रक्रिया प्रारंभ करें। उन्होंने फसल बीमा का लाभ भी किसानों को विलंब देने की मांग की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक पहुंचे सचिन पायलट, एक झलक पाने को उमड़ा जन सैलाब। 4 घंटे में पूरा हुआ 1 घंटे का सफर। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी कलह और सत्ता संघर्ष के खात्मे के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट फिर से सरकार और पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। वह बुधवार को अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक पहुंचे, जहाँ समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सचिन पायलट की एक झलक पाने के लिए करीब 100 किलोमीटर लंबे रास्ते में लोग सड़क किनारे खड़े हुए थे। 1 घंटे का सफर 4 घंटे में पूरा हुआ। टोंक पहुंचकर सचिन पायलट ने कहा कि जो कुछ हुआ वह अतीत की बात है, अब सब कुछ हमने कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी पर छोड़ दिया है। पायलट ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, मैं कांग्रेस अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत जल्द हमारी मांग पर कार्रवाई की है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 3 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है। कमेटी अपने आप चर्चा करके निर्णय करेगी कैसे उनको काम करना है। उन्होंने कहा, जो हमें कहना सुनना है वो पार्टी के मंच पर उस कमेटी के माध्यम से आला कमान तक बात पहुंचाएंगे और उसके बाद जो रोड मैप उन्होंने तैयार किया है उस पर जल्द कदम उठाए जाएंगे। जयपुर से टोंक के बीच 100 किलोमीटर तक जयपुर टोंक हाईवे पर जश्न का नजारा था। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी सड़कों पर उतरी। जगह जगह सचिन पायलट का स्वागत किया गया। हालांकि कोरोना के समय इस तरह की भीड़ इकट्ठा होने पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं, मगर सचिन पायलट ने कहा कि हमने किसी को बुलाया नहीं था और लोग आ गए तो किसी को कैसे मना करते। इससे पहले जयपुर में पायलट ने कहा कि यह पार्टी नेतृत्व को तय करना है कि किसे संगठन में काम करना है और किसे सरकार में काम करना है। पायलट ने कहा, पार्टी अध्यक्ष, महासचिव और प्रभारी कमेटी के सदस्य सब लोग चर्चा करेंगे कि कहां पर किसको इस्तेमाल करना है। यह अंतिम निर्णय पार्टी का होता है कि कौन सत्ता में काम करे और कौन संगठन में काम करे। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व का विरोध करने और पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करने पर पायलट को पिछले महीने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था। इसके बाद पिछले सप्ताह पार्टी ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। न्यायपालिका की साख को लेकर सवाल उठाया जाना चिंता का विषय, गहलोत। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता के बारे में उठाए जा रहे सवालों को गंभीर चिंता का विषय कहना लोकतंत्र के हित में नहीं है। इस संबंध में एक ट्वीट में गहलोत ने कहा, हाल ही में कुछ प्रतिष्ठित वकीलों और बुद्धिजीवियों ने न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं, जो हम सभी के लिए गंभीर चिंता का विषय है। मेरी राय में यह लोकतंत्र के हित में नहीं है। गहलोत के अनुसार लोकतंत्र और संविधान निर्बाध रूप से तभी काम करते हैं जब लोगों को संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास हो। मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट में लिखा, देश के सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक और अभिभावक माना जाता है। लोग न्यायपालिका को बहुत विश्वास के साथ देखते हैं और उन्हें इसमें बहुत विश्वास है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर फिर साधा निशाना, कहा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जेडीयू की सभा हो सकती है, लोजपा की नहीं। जी हां दोस्तों, लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने चुनाव आयोग के बहाने एक बार फिर जेडीयू पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर जेडीयू की सभा हो सकती है, लोजपा की नहीं। लोजपा की सभाओं में इतनी भीड़ होती है कि सोशल डिस्टेंसिंग संभव नहीं रह जाता। मुख्यमंत्री के पास इतनी व्यवस्था होती है कि वह इसका पालन करा सकते हैं, लिहाजा जेडीयू के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभा करना कठिन नहीं है। चिराग पासवान मीडिया कर्मियों से दिल्ली में बात कर रहे थे। चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के सुझाव पर गाइडलाइन जारी करने के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी ने आयोग में अपना पक्ष रख दिया है। वर्तमान परिस्थिति बिहार में चुनाव कराने लायक नहीं है। कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग से सभा करना लोजपा के लिए कठिन है। उन्होंने कहा कि पटना में इस बार पार्टी नेताओं की बैठक में इसका पालन कराना कठिन हो रहा था। जमुई क्षेत्र में भी सभा में काफी भीड़ जुट गई। लोजपा की जहां भी सभा होती है काफी लोग जमा होते हैं, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग कठिन है। एनडीए को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना चाहिए। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि एनडीए के 3 पार्टियां अगर एक साथ चुनाव लड़ने जा रही हैं तो एजेंडा भी तीनों का होगा। बिहार में अब किसी एक व्यक्ति का एजेंडा नहीं चलने वाला है। एनडीए को मिल बैठकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना होगा, वह भी चुनाव से पहले। उन्होंने कहा कि अभी ये तय नहीं हुआ तो चुनाव के बाद तो तय ही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए या ऐसे किसी गठबंधन की सरकार बनेगी जिसमें लोजपा शामिल होगी तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर बनेगी और चलेगी। बाढ़ और कोरोना संकट पर नीतीश सरकार पर हमलावर उठाए सवाल। वहीं चिराग पासवान एक बार फिर कोरोना संकट और बाढ़ को लेकर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि नीतीश कुमार कोरोना संक्रमण और बाढ़ के मामले से निपटने में फेल रहे हैं।
कहा कि कोरोना मामले में टेस्टिंग के बाद कुछ नहीं किया गया है। क्वारंटीन सेंटर से भयावह रिपोर्ट्स आ रही हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं होता जिस दिन बिहार के अस्पतालों की खराब तस्वीरें सामने न आए। वहीं उन्होंने बिहार में बाढ़ को लेकर कहा कि हम हर साल ऐसी ही तस्वीर देखते हैं। नीतीश कुमार 15 साल में सत्ता पर हैं, उन्हें अच्छा खासा अनुभव भी है। इसके बावजूद क्या बदलाव आया? मैंने बार बार बिहार की नदियों को आपस में जोड़ने के लिए पत्र लिखा है, जिसे अमल में लाना चाहिए था। अगले साल भी बाढ़ के ऐसे ही हालात रहेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में कोरोना का संक्रमण, फिर भी सरकार चुनाव कराने पर आमदा, यशवंत सिन्हा। जी हां दोस्तों, बदलो बिहार बनाओ बेहतर बिहार कार्यक्रम के तहत यूडीए संयोजक एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने बक्सर अतिथि गृह में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में कोरोना का संक्रमण है, फिर भी सरकार चुनाव कराने पर आमदा है। संक्रमण के समय यदि चुनाव होता है तो हर मतदान केंद्र संक्रमण केंद्र बन जाएगा। चुनाव की तिथि बढ़ाने की मांग की गई है, लेकिन चुनाव आयोग अब निष्क्रिय हो चुका है। सब कुछ गृह मंत्री और सरकार तय कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार का फैसला अजीबोगरीब है। 6 सितंबर तक किसी भी तरह का चुनावी कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन राज्य में चुनाव समय पर होगा। उन्होंने कहा कि वर्चुअल कार्यक्रम पैसे वालों के लिए है। वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से नेता अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन जनता की बातों को सुन नहीं रहे हैं, जबकि चुनाव संवाद तो दो तरफा होता है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि बिहार की जनता कराह रही है। यहाँ 15 साल बनाम 15 साल के तर्क में पक्ष विपक्ष फंसा हुआ है, जबकि हमें एक बेहतर बिहार चाहिए। पिछले 15 सालों में रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल हुई है। अस्पतालों की स्थिति खराब है। भ्रष्टाचार चरम पर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसे में हम बेहतर बिहार बनाने के लिए हम बुद्धिजीवियों से सुझाव ले रहे हैं। अपराध मुक्त बिहार के लिए अपराधियों को बिहार से बाहर करना होगा। यूडीए में भ्रष्टाचारियों का स्वागत नहीं है। उन्होंने कहा कि बेहतर बिहार के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सबका एक विजन डॉक्यूमेंट्री तैयार किया जा रहा है। यूडीए 5 सालों में एक बेहतर बिहार देना चाहता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से गाँव डूबे, फसलें बर्बाद, मुख्यमंत्री बैठक कर निभा रहे औपचारिकता। अखिलेश। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में गांव बेहाल है। कई जनपदों में नदियों में उफान से गांव के गांव डूब गए हैं, फसलें बर्बाद हो गई हैं। इससे पहले किसान ओलावृष्टि, अतिवृष्टि का शिकार हो चुका है। उसे अपनी चौपट फसलों का अभी तक मुआवजा भी नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि पशुधन का नुकसान अलग से हुआ है। जब चारों और तबाही मच गई है, तब मुख्यमंत्री राज्य के जिलाधिकारियों से बैठक कर महज औपचारिकता निभाने की खानापूर्ति कर रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में बाढ़ के कारण हजारों हेक्टेयर जमीन में लगी करोड़ों की फसल बर्बाद हो गई है। कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं। पलिया कलां में शारदा नदी, तूती पार एल्गिन ब्रिज और अयोध्या में सरयू खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लोग बंधों और सड़कों के किनारे शरण लेकर पड़े हैं। उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। सरकार से कोई राहत नहीं मिल पा रही है। न मिट्टी का तेल, न खाने पीने की सामग्री, न ही दवाएं और सिर छुपाने के लिए प्लास्टिक या तिरपाल भी मुहैया नहीं कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बहराइच के 85 गाँवों में पानी भरा है। 25 दिनों से बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोग फंसे हुए हैं। किसान कहते हैं कि पशुओं के चारे में सांप छुपे बैठे हैं, इसलिए पशुओं को भी चारा नहीं दे पा रहे हैं। बाराबंकी के गणेशपुर चहलारी घाट तटबंध पर 55 वर्षीय पिता 12 वर्षीय पुत्र को बचाने में नदी में डूब गया। पीएससी की फ्लड कंपनी से मदद मांगने पर जवाब मिला, स्टीमर में तेल नहीं है। बाराबंकी में खेत खलिहान सब जलमग्न हैं। राहत में सड़े आलू दिए गए हैं। गाजियाबाद में पानी चौकी तक में घुस गया। हापुड़ में 30 किलोमीटर तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। श्रावस्ती में राप्ती नदी उफान पर है। गोंडा में घाघरा नदी की बाढ़ में सैकड़ों गांव फंसे हैं। करनैलगंज में 2000 की आबादी इसकी चपेट में है। बहराइच में सरयू नदी उफान पर है, जिससे 70 गांव डूब गए हैं। देवरिया में हजारों बीघा जमीन पानी में डूब गई है। कासगंज में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। बस्ती में सरयू नदी का कहर है। आजमगढ़ में तमाम मकान जल भराव से गिर गए हैं। रहने का ठिकाना नहीं है। पशु भी चारे के अभाव में मर रहे हैं। खेती चौपट है। धान एवं गन्ना की फसल बर्बाद हो गई है। आदमी व पशु बीमार पड़ रहे हैं। उनकी चिकित्सा दवा की कोई व्यवस्था नहीं है। इस सब से सरकार बेपरवाह है। गांव की बेदहाली में भी भाजपा सरकार अपना राजनीतिक स्वार्थ साधन करने से नहीं चूक रही है। यह संवेदन शून्यता की पराकाष्ठा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री गहलोत कल करेंगे इंदिरा रसोई योजना की वर्चुअल लॉन्चिंग। अब 8 रुपए में मिलेगा भरपेट स्वादिष्ट भोजन। जी हां दोस्तों,
गरीब, मजदूर और जरूरतमंद लोगों को 2 वक्त का भोजन उपलब्ध कराने की प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार की महत्वाकांक्षी इंदिरा रसोई योजना का आगाज कल से होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर योजना को लॉन्च करेंगे। पिछली भाजपा सरकार के समय प्रदेश में अन्नपूर्णा रसोई योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत शहरों में मोबाइल वैन के माध्यम से लोगों को खाना खिलाया जाता था, लेकिन परोसे जाने वाले खाने की गुणवत्ता और भुगतान संबंधी कई खामियों के चलते प्रदेश की मौजूदा अशोक गहलोत सरकार ने यह योजना बंद कर दी। नए सिरे से योजना लागू करने से पहले आईएएस अधिकारियों के एक दल को अलग अलग राज्यों में भेजा। इस दल ने चेन्नई की अम्मा रसोई योजना की सबसे उपयुक्त माना। इसी योजना की तर्ज पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर कल 20 अगस्त प्रातः 11 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा रसोई योजना की वर्चुअल लॉन्चिंग करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत योजना के लाभार्थियों से ऑनलाइन संवाद भी करेंगे। इसके लिए जयपुर, जोधपुर, कोटा, सिरोही, बांसवाड़ा, श्री गंगानगर और राजसमंद जिले की एक रसोई चिन्हित की गई है। करते हैं अगली खबर की तरफ। दिग्विजय का बड़ा बयान, उपचुनाव में उम्मीद से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कमलनाथ, कांग्रेस करेगी वापसी। जी हां दोस्तों, छिंदवाड़ा पहुंचे राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा है कि जिन गद्दारों ने मिलकर हमारी सरकार गिराई, उपचुनाव में जनता उनको सबक सिखाएगी। इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कमलनाथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर इतनी मेहनत करेंगे, उन्हें भरोसा ही नहीं था। अपने निजी दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पीसीसी चीफ कमलनाथ को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के तौर इतनी मेहनत करेंगे, उन्हें भरोसा ही नहीं था, लेकिन वे उम्मीद से बेहतर काम कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह छिंदवाड़ा के तामिया में निजी दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि कुछ गद्दारों ने दगा देकर कांग्रेस की सरकार गिराई है, जनता उनको सबक सिखाएगी और फिर से एक बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। दिग्विजय ने कहा कि जिस तरह से कमलनाथ मेहनत कर रहे हैं, उस हिसाब से एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि शिवराज सरकार निजी दुकानदारों से खाद बिकवा रही है, जबकि खाद सप्लाई का काम मेरी सरकार में सहकारी समितियों से होता था, तो कालाबाजारी नहीं थी। निजी दुकानदारों की वजह से खाद की कालाबाजारी बढ़ रही है। सरकार को फिर से सहकारी समितियों से खाद बिकवानी चाहिए। सीएम शिवराज पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कमलनाथ सीएम थे तो प्रदेश में उद्योगपति इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रहे थे, लेकिन अब शिवराज पर किसी को भरोसा नहीं है, इसलिए उद्योग आने की बजाय जा रहे हैं। शिवराज सिर्फ घोषणा करते हैं, अमल करे तब देखा जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम केयर्स फंड विवाद, कांग्रेस ने कहा आखिर ब्यौरा देने में डर क्यों रही मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, पीएम केयर्स फंड को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर लगातार हमला बोल रही है। इसी मुद्दे पर सरकार को घेरने पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर बड़ा हमला बोला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यह राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से अलग है। यह सरकार तय करती है कि किसे किस तरह से मदद करनी है। ऐसे में पीएम केयर्स फंड की रकम राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में स्थानांतरित करने की मांग नहीं मानी जा सकती है। सुरजेवाला ने कहा कि शासकों की मतदाताओं के प्रति जिम्मेदारी एवं जवाबदेही के संदर्भ में यह एक दुखद दिन है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मानना रहा है कि सूर्य का प्रकाश सर्वश्रेष्ठ कीटाणुनाशक है, लेकिन इस फैसले से साबित होता है कि वह अपनी परंपरा से हट गए हैं। उसने पीएम केयर्स फंड को लेकर सवालों का जवाब हासिल करने का मौका गवा दिया है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस के एक अन्य प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि यह पीएम का निजी फंड नहीं है, ऐसे में इसका ब्यौरा देने से डर कैसा। ये क्यों नहीं बताना चाहते कि पैसा कितना और कहां से आया। खेड़ा ने कहा कि सरकार और भाजपा पीएम केयर्स फंड का ब्यौरा पूछने पर चुप हो जाते हैं और राजीव गांधी फाउंडेशन की बात करते हैं। वहीं संघ अपने रजिस्ट्रेशन के कागज नहीं दिखा पाता, वह आयकर भी नहीं फाइल करता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में यूरिया की कालाबाजारी चरम पर, कांग्रेस ने 21 अगस्त को प्रदेश भर में विरोध का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चल रही यूरिया की खुलेआम कालाबाजारी और इस वजह से इसकी किल्लत के खिलाफ राज्य कांग्रेस ने सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश में व्याप्त यूरिया की दिक्कत मुख्य रूप से सरकार द्वारा प्रायोजित एक संकट है। इसके खिलाफ कांग्रेस 21 अगस्त को प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, प्रदेश में जिस तरह से सहकारी समितियों से यूरिया खाद गायब कर दी गई है, उससे साफ होता है कि प्रदेश में यूरिया की कालाबाजारी सरकार संरक्षण में की जा रही है। सरकार समर्थित बिचौलियों ने प्रदेश में यूरिया संकट पैदा करके किसानों को बर्बाद करने का जो षड्यंत्र रचा है, वह इस आपदा काल में किसानों की कमर तोड़ने का काम कर रही है। कोरोना आपदा, बाढ़ और ओलावृष्टि से पहले ही किसान टूट गया है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी 21 अगस्त को प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करेगी। अजय कुमार लल्लू ने कहा, योगी सरकार सहकारी समितियों को नष्ट करने का कुचक्र रच रही है ताकि प्रदेश के किसानों
किसानों को पूरी तरह से बाजार के हवाले करके निजी क्षेत्र को मजबूत कर सके। हालत इतनी खराब है कि किसानों को खाद उपलब्ध कराने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को सहकारिता मंत्री को पत्र लिखना पड़ा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यूपीए सरकार के लिए किसान हित सबसे ऊपर था। बीजेपी सरकार का किसान विरोधी चेहरा अब बेनकाब हो चुका है। सरकार पूरी तरह से पूंजीपतियों की गोद में बैठ गई है। किसान विरोधी इस सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक हमारी पार्टी संघर्ष करेगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।